आज विशेष बातचीत के लिए हम हैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोधका के साथ। प्रोफेसर जोधका ने अभी हाल में ही मशहूर जर्नल है EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसमें रूरल अफेयर्स यानी ग्रामीण मामलों के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए लेखों का एक जो उसमें संकलन आया है उसका संपादन किया है। और थोड़े समय पहले इन्होंने हैंडबुक ऑफ रूरल इंडिया नाम की एक किताब का भी संपादन किया था। प्रोफेसर जोधका, ये जो EPW का में आपने जिस हिस्से का भी संपादन किया है उसमें 1980 के दशक में जो किसान आंदोलन हुए थे, टिकैत साहब का, शरद जोशी जी का, नंजुदा स्वामी थे उस समय नेता, और अब एक इस समय जो देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं, इन दोनों की एक तुलना करने की कोशिश की गई है। तो आप इन दोनों का जो नेचर है, जो रूप है, उसमें क्या अंतर देखते हैं? ऊपर से तो कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। अगर आप 80 के दहाके के जो किसान आंदोलन हैं वो भी मेन जो बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि जो शहर और गांव में जो पहले भेद है या फ़र्क है वो बढ़ रहा है, और गांव का जो है खेती बाड़ी करने वाला उसका जो मेहनत होती है, उसकी जो मजदूरी होती है, उसका जो सरप्लस होता है, जो भी ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है, वो प्राइस के मैकेनिज़्म के थ्रू वो शहरी जो मिडिल क्लास है वो प्रॉस्पर हो रही है। जो मेन जो काम होता है वो किसान लोग करते हैं, लेकिन जो फ़ायदा उसका होता है वो शहरी मध्यम वर्ग को होता है। तो बात किसी न किसी लेवल पे उस टाइम पे वो आर्टिकुलेट की गई थी। उससे पहले भी लोगों ने कहा था, जैसे चरण सिंह ने भी वो बात की थी कि जो खेती बाड़ी है उसको उतनी अहमियत नहीं मिल रही, क्योंकि पूंजीवादी देश है। आज़ादी के बाद जिस तरह से नेहरू ने अपना विकास का जो ढांचा मॉडल बनाया, उसमें कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री को या अर्बन जो फ्यूचर देखा गया वो शहर में देखा गया, और वो एक अपना एक इतिहास रहा है। ग्लोबल के जो पूंजीवाद का विकास होता है, डेवलपमेंट या जिसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, विकास होता है, तो उसका आम तौर पे शहर के साथ ही किया जाता है। वो एक अपने आप में अवधारणा बन गई, लेकिन वो अवधारणा कोई सही नहीं है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन अब जब आए तो 1980 के दहाके में जो मेन मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि उस टाइम पे जब ये किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो उस टाइम पे जो किसान किसी न किसी लेवल पे जो रीजनल लेवल का जो पॉलिटिकल ढांचा था, खासतौर पे स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिशियंस थे, उसमें किसान की बहुत अहमियत थी। उनका एक पावर में काफ़ी ज़रूरी, बहुत स्ट्रॉन्ग वो था, एक लॉबिंग थी, और वो पिछले 20-25 साल में वो बहुत कम हो गई है। उसके कारण कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि जो किसान का पहला लीडर था, जो किसान आंदोलन को फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1980 वाले किसान के नेता थे, वो अब गाँव से काफ़ी निकल गए हैं। हालांकि अभी भी उनमें से कुछ गाँव के अभी उनके पास ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी करते भी हैं और उनको नेतागिरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टेक्स जो है काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गए हैं। आज ज़मीन की जो हालत है वो पहले से ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गई है। खेती की जो वैल्यू है, जो राष्ट्रीय काइंड ऑफ, उसमें वो भी कम हो गई है। लाभकारी मूल्य का सवाल तब भी था कि जो उनकी उपज है उसका लाभकारी मूल्य किसानों को मिले, और वो सवाल अभी भी है। वो MSP के रूप में उसको 1.5 गुना जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन है उसके तहत किया गया है। तो क्या आपको ये लगता है कि तब से लेकर आज तक किसानों को कभी भी उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसान लोग भूखे मर जाते। अभी तक वो मर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा वो नहीं है। मतलब जो कई लेवल पे उसको एक ख़ास तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे गांव में हर आदमी किसानी करता है, हर किसान एक जैसा है, वो अपने आप में गलत, वो सच्चाई नहीं है। वो 1980 में भी यही किया गया था। वो जब भारत वर्सेस इंडिया की बात शरद जोशी ने की थी कि गांव का हर जो किसान है वो एक ही तरह का किसान है और एक ही तरह की उपज करता है। जो गांव में अलग अलग तरह के किसान होते हैं, जिसके पास 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 या उससे भी ज़्यादा एकड़ ज़मीन है, उसके पास मशीनें हैं, तो वो नेचुरली सरप्लस प्रोड्यूस करता है। ये नहीं है कि उसका बिल्कुल 100% लॉस ही होता है, लेकिन जितना प्राइस होना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक बड़ा इशू बन गया। पहले लोग खेती करते थे ज़्यादातर अपने सर्वाइवल के लिए करते थे। वो जो भी उपज होती थी, सब्सिस्टेंस जिसको बोलते थे, वो घर में उससे खाना बनता था, उसी को रखते थे। वो दुकानदार को जाके थोड़ा गेहूँ धान दे दिया, उसके बदले में चीज़ें ले ली। तो पहले एक अलग किस्म का एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी था। अभी क्या है कि सारी कैश क्रॉप्स आ गई हैं, इसलिए डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है, मार्केट के साथ इंटीग्रेशन बहुत हो गया है, इसलिए प्राइस उनको अफेक्ट बहुत करने लगा है। ये नहीं है कि लाभकारी नहीं है, थोड़ा बहुत लाभकारी है, लेकिन एग्रीकल्चर की वायबिलिटी नहीं, होल्डिंग साइज बहुत छोटे हो गए हैं। अगर आपके पास 2 किले ज़मीन है तो आप एनीवे वायबल नहीं रहे खेती करने के लिए। तो वो उसकी वायबिलिटी बढ़ाने को कई तरीके से सोचा जाना चाहिए। और वो ये सोचना कि हाँ भाई, कुछ एरिया में जैसे आपका सपोर्ट प्राइस है, लेकिन सपोर्ट प्राइस सिर्फ गेहूँ और धान और थोड़ी उपजों का है,
कई चीज़ें बहुत सारी उपजी हैं जिनका सपोर्ट प्राइस है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी जो खासकर जो किसान आंदोलन है और उसमें करीब 190 से भी ज़्यादा उनके ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठनों ने मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई है, जिसका दो मेन डिमांड है, दो मुख्य डिमांड है उनका। एक तो पूरी कर्ज माफ़ी, संपूर्ण ऋण मुक्ति, और दूसरा कि जो स्वामीनाथन कमीशन का जो C2 फार्मूला है उसके तहत उनको 1.5 गुना उसका लागत मूल्य मिले। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों मांगे देश के सभी किसानों के हित को, उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेंगी? ये बिल्कुल उनके इंटरेस्ट को सर्व करेंगी और ये अपने आप में महत्वपूर्ण मांगे हैं और इनके बारे में मेरे को कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आज पूरे कर्जे की माफ़ी कर भी देते हैं, ज़मींदार को कल फिर, किसान को कल फिर पैसे की ज़रूरत है, कहाँ पे जाएगा? अगर बैंक कर्जे की माफ़ी कर देगा तो बैंक को, खेती वाले को देगा भी नहीं पैसा। ये कोई तरीका नहीं है लॉन्ग टर्म में सोचने का। अगर आपको फॉर्मल क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम एग्रीकल्चर के लिए बनाना है तो उसको अकाउंटेबल सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक बार वन टाइम माफ़ी हो सकती है, वन टाइम माफ़ी से आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उस रिलीफ से आप कितनी देर सर्वाइव करेंगे? तो उसकी ज़रूरतें अलग अलग किसानों के तबकों के लिए अलग अलग हैं। जिसके पास 10 किले, 20 किले, 30 किले ज़मीन है उसको अलग तरीके से पैसा चाहिए होता है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। जिसके पास 2 किले ज़मीन है उसको बेटे की फ़ीस के लिए भी पैसा चाहिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी मांगे आर्ट के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि उसमें कुछ गड़बड़ है। एक रिलीफ की भी ज़रूरत है एक टाइम पे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। उसमें किसी न किसी लेवल पे स्वामीनाथन कमीशन उसकी बात कर रहा है, उसमें अगर वो करते हैं तो शायद सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि आपको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास 20 किले ज़मीन है और आपके 4 बेटे हैं और सारे खेती में ही रहेंगे तो 20 किले से 5 किले हो जाएगी। उनके अगर 3 बच्चे हैं, यही हो रहा है पिछले 20-40 साल में। खेती हमारे यहाँ काफ़ी ठीक ठाक थी, चलती थी। आज खेती की उपज आज से 50 साल पहले से कई गुना ज़्यादा हो रही है। खेती की आमदन पहले से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि डिपेंडेंस जो है काफ़ी है। ये नहीं कि लोग खेती में फुल टाइम काम कर रहे हैं, 3-3, 4-4 जगह काम करेंगे, टैक्सी भी चलाएंगे, खेती भी करेंगे, मजदूरी भी करेंगे। तो आपकी बात से फिर हम अगर ये उसका एक निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन हम ये लें कि जो आज खेती या जो ग्रामीण संकट जिसको हम लोग कहते हैं, रूरल जो क्राइसिस है, डिस्ट्रेस है, वो केवल खेती और गाँव का नहीं है, बल्कि वो जो कुल इकोनॉमी है उसका क्राइसिस है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो पूरा जैसे रिजर्वेशन का इशू निकल के आया, पीछे हमने एक इशू निकाला था, उसमें ये पूरा जो पाटीदार पटेल्स पे काम किया गया था, एम्पिरिकल काम किया था। ये रिजर्वेशन का इशू बड़ा क्लोजली लिंक्ड है एग्रीग्रीन क्राइसिस के साथ, क्योंकि जो खेती बाड़ी करने वाले, उनके बच्चे पढ़ा दिए उन्होंने, उनके पास सरप्लस था, पैसे दे के पढ़ा तो दिया उनको उन्होंने, लेकिन पढ़ाने के बाद शहर में नौकरी नहीं मिलती। शहर में जाते हैं तो हमारे आपके बच्चों के साथ उनको कम्पीट करना पड़ता है, जो पिछले 3 जनरेशन से शहरों में रह रहे हैं, जो अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, तो आके करें क्या? MA करके ज़्यादा से ज़्यादा वो चला लेंगे, ऊबर की टैक्सी चला लेंगे। तो नेचुरली उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन डायरेक्ट होती है फिर हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स नहीं है। अब गवर्नमेंट रिजर्वेशन मिल भी जाएगा तो कितनी नौकरियाँ मिल जाएंगी आपको? आपको एक ह्यूमन प्लानिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ से बात नहीं बनेगी। इसलिए स्टेट की प्रोएक्टिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी को लेके, अलग अलग सेक्शंस को लेके, जो खेती में एंगेज हैं उनके बारे में भी सोचना अलग अलग तरीके से। आज के ज़माने में गांव में, किसी भी गांव में चले जाइए, 20, 25, 30, 40% से ज़्यादा हाउस होल्ड्स के पास ज़मीन नहीं है जो खेती करने वाले हैं। कई एरियाज में तो 10-10, 15-15, 20-20% हाउस होल्ड्स हैं जो फुल टाइम खेती में लगे हुए हैं। नहीं तो उन्होंने ठीक है 2 किले ज़मीन है, आधा किले ज़मीन है, वो भी कर रहे हैं, साथ में 3 काम और कर रहे हैं आपके बेटे। तो वो हाउस होल्ड वाला जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे सरकार पॉलिसी बनाती है, सेंसस करती है, वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया है, काफ़ी बदलाव आ रहे हैं उसको। तो हम ये कह रहे हैं कि वो रिसर्च करके उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझ के तब पॉलिसी बनाई जाए, तब रिस्पॉन्ड किया जाए। नहीं तो ये जो गाँव में फिर एक अभी इसी किसान आंदोलन के सिलसिले में ये सवाल उठाया गया है कि जो चाहे वो लोन वेवर हो, कर्ज माफ़ी हो या MSP ज़्यादा देने का सवाल है, इसका एक तो आप राहत मिलती है खेती को, लेकिन ये डिस्पेरिटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि एक कुछ ऐसे किसान जो कि फॉर्मल सिस्टम से जिनको क्रेडिट मिलता है और जो अपनी उपज को बेचने की हालत में है,
उनको राहत मिलती है, उनका कंजम्पशन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो बाकी हिस्से हैं जिनमें कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, मजदूर, खेतीहर मजदूर हैं, उनके बीच जो गैप है उसको ये चीज़ें और भी बढ़ा देती हैं। क्या? हाँ, ये सही बात है। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं कि जिसके पास 10-15 किले ज़मीन है वो बहुत बड़ा ज़मींदार बन जाएगा थोड़ी अगर उसकी लोन माफ़ी हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी उनका भी डिस्ट्रेस चल रहा है। वो एक प्रॉब्लम है, एक पूरी खेती की प्रॉब्लम अपने लेवल पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। जिस आदमी के पास 2 किले ज़मीन है, एक तो उसको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, दूसरी बात है कि उसकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। वो लोन लेगा अपने किसी दोस्त से लेगा, लोकल ज़मींदार से लेगा या मनी लेंडर से लेगा, वो तो आप माफ़ करेंगे नहीं। तो बिल्कुल बात यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जब आप एक एग्रीकल्चर को एज ए सेक्टर करके सोचते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट नॉर्मली आर्ग्यू करते हैं, तो उसमें इंटरनल जो डिफरेंसेस है उसको आप मैप भी नहीं करते। वो सिर्फ ज़मीन के डिफरेंस नहीं है, वो जाति के डिफरेंस भी हैं, क्योंकि जो आदमी ज़मीन वो है लैंडलेस है, वो इनवेरिएबली ऑल्सो दलित है या लोअर ओबीसी है, उसके सोशल कॉन्टेक्ट नहीं है, सोशल रिसोर्सेज नहीं है। जो कि बड़ा जाति वाला लोग है, जो जाट है या जो राजपूत है, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार शहर में बैठा है, उसके रिसोर्सेज अलग किस्म के होते हैं। सिर्फ एक इकोनॉमी की बात नहीं है, उसका एक पूरा एक ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है। इसीलिए अभी की सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, इसने एक अभी प्रपोजल लाया है कि जो मनरेगा है इसका जो मजदूरी है इसका उपयोग खेती में किया जाए, और उसके लिए उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर की सब कमेटी भी बनाई है नीति आयोग के तहत, जिसके चेयरपर्सन शिवराज सिंह चौहान हैं। उसके बारे में उसका आलोचना यह आई है कि मनरेगा ने जो गांव में जो सबसे निचले तबके के लोग और जो दलित या जो उस तरह की जातियों के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनका जो कुछ एम्पावरमेंट किया था, वो इससे फिर एक बार खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जो मजदूरी वो करेंगे वो इनके खेतों में करेंगे, उसका लाभ इनको मिलेगा, और उससे जो डिस्पैरिटी है, वो जो थोड़ी बहुत कम होने की उम्मीद बनी थी, वो खत्म हो जाएगी। क्या आप इस आलोचना से सहमत हैं? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। आप इस तरह के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिसी नहीं बना सकते। कई एरियाज़ में, जैसे हिमाचल प्रदेश में मैं एम्पिरिकल फील्ड वर्क कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे जो हैं लोकल फार्मर्स जो हैं, उन्होंने मनरेगा का पैसा यूज़ करके अपने वाटर टैंक बना लिए हैं। वो सारे छोटे छोटे खेती वाले हैं वहाँ पे, उनको लैंड रिफॉर्म्स में ज़मीन मिली थी, वहाँ पे उनकी बहुत एम्पावरमेंट हुए, वो स्टेबल हो गए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, वो पहले बिल्कुल मार्जिन पे थे, अब पहले से ठीक हो गए हैं। बहुत सारा तबका खेती में ऐसा है जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, थोड़ा सा झटका लगेगा वो नीचे आ जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप एक पॉलिसी सबके लिए नहीं बना सकते। एक जो गरीब किसान है उसके लिए ये पॉलिसी बनाइए, लेकिन जो बिल्कुल जो पुअर लैंडलेस ट्राइबल है या लैंडलेस दलित है, उसके लिए भी आप पॉलिसी बनाइए। आपको कौन रोकता है? और जो लोकल लेवल का कॉन्टेक्स्ट है, वो लोकल ब्यूरोक्रेसी को भी पता होता है, लोकल पॉलिटिशियंस को भी पता होता है। ज़रूरत है तो नीयत की, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल विल कहते हैं। अगर नीयत अच्छी है आपकी, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास फंड्स हैं, और लोगों के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और एस्पिरेशन है, वो कुछ भी मेहनत करने को तैयार हैं। मजदूरी करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। वो एक बदलाव है, और उसको यूज़ करने के बजाय, उस एनर्जी को यूज़ करने के बजाय आप उसको बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाएंगे, तो नेचुरली आपका देश कैसे विकसित हो। 1980 के दशक का जो आंदोलन था, आज अगर हम लोग पीछे मुड़कर देखें, हाइंडसाइट में देखें, तो वो कोई खास राजनीतिक असर नहीं डाल पाया। वो आंदोलन हुआ और फिर समाप्त हो गया, और उसके उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि उसके बाद जो देश में आर्थिक नीतियाँ अपनाई गईं, उससे कुल मिलाकर किसानों और ग्रामीण क्षेत्र को नुकसान हुआ, जो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की गई। आज फिर से पिछले 1-1.25 साल, 1.5 साल से देश भर में जो किसान आंदोलन का दौर आया है, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन उसकी तुलना में पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर ज़्यादा असर डाल पाएगा, कोई लॉन्ग टर्म अगर इम्पैक्ट की बात हम लोग करें तो? नहीं, लगता नहीं मेरे को। जो एक्चुअली जो 80 के दहाके वाला जो किसान आंदोलन था, उसकी जो लीडरशिप थी, वो एक नया जो एंटरप्राइजिंग फार्मर को रिप्रेजेंट करती थी। जो वो गांव में बैठे, जिनके पास ज़मीन थी, जिनके पास कुछ मुनाफा हुआ था, जिनके बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे थे, और उनको थोड़ा आगे बढ़ने की एक इच्छा थी, और वो लोग आगे बढ़े, और उस आंदोलन को एक इन ए सेंस व्हीकल मान के उसके साथ उस क्लास का मोबिलिटी हुआ, उसका असर भी हुआ। एक नया तरह का एक पॉलिटिकल लीड निकल के आया। बहुत सारे स्टेट्स में जो किसान नेता थे, इनिशियली वो कहा था कि हम राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारों ने उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली,
कुछ लोग मिनिस्टर बन गए, एमएलए बन गए। तो स्टेट लेवल पे एक नया जो पॉलिटिकल एलीट इमर्ज होके आता है 1980s में, वो रूरल एरियाज़ की प्रेजेंस बढ़ाता है। और ओबीसी का जो राइज उस टाइम पे है पॉलिटिकली होता है 1980s में, वो कहीं ना कहीं से उसके साथ जुड़ा है। वो जो इंडिया का जो राजनीतिक ढांचा है वो 80 में और अर्ली 90s में उसका एक नए तरह का ग्रास रूटिंग होता है, जो डेमोक्रेसी का ग्रास रूटिंग है जिसको बोलते हैं, बिल्कुल नीचे तक प्रजातंत्र जाता है। और किसान आंदोलन उसमें बहुत उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिससे लोकल लेवल पे कॉन्शियसनेस बढ़ी थी, जो लोअर ओबीसीज या अपर ओबीसीज और सारे कुछ मिला के एक बहुत परिवर्तन हुआ था। हालांकि उदारवादी नीतियां आई जो खेती के अगेंस्ट थी, लेकिन 80s वाला आंदोलन था, उसमें एक नया पॉलिटिकल एलीट भी निकल के आया और उस पॉलिटिकल एलीट ने गांव में नई कॉन्शियसनेस पैदा की। आज का जो आंदोलन है वो एलीट हालांकि वहाँ थोड़ा बहुत उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो एलीट तो ऑलरेडी शहरी हो गया है काफ़ी सारा। जैसे हमने पंजाब में देखें तो खुद वो बन गए हैं, आड़ती बन गए हैं, उनका कमीशन एजेंट खुद बन गए हैं काफ़ी सारे, और डाइवर्सिफाई कर गए हैं, उनके बच्चे भी बाहर आ गए हैं। और खेती जो है वो पहले से ज़्यादा नीचे चली गई है। ज़मीन की जिसको मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं उनका साइज़ बढ़ गया है। आज खेती की जब बात करते हैं तो वो 80 वाली खेती नहीं है। इवन जो रीजन जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन पहले था, उन एरियाज़ में भी खेती की हालत पहले से पतली हुई है, पहले से कमज़ोर हुई है। एज एन इकोनॉमिक फोर्स जो लॉबी है उनकी पहले से कमज़ोर हुई है। तो ये ज़्यादा डेस्परेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये पोस्ट सुइसाइड्स है, अभी जो सुइसाइड्स हो रहे हैं, हर जगह पे सुइसाइड्स हो रहे हैं। पंजाब में भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, कर्नाटका में भी हो रहे हैं, उड़ीसा में भी हो रहे हैं, स्टेट्स में जहाँ पहले नहीं हुआ करते थे वहाँ भी हो रहे हैं। ये एक तो रिफ्लेक्ट करता है कि एग्रीकल्चर का मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। दूसरा जो डेस्परेशन बढ़ रही है, अलग अलग तरह की डेस्परेशन बढ़ रही है। तीसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो आज के आंदोलन का ये है कि जो सामाजिक ढांचा है गाँव का, वो काफ़ी तरह से बिखर गया है। पहले इतना बुरी हालत नहीं थी। पहले जैसे टकायत ने अपनी खाप को मोबिलाइज कर लिया था। खाप को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कई चीज़ों के लिए, लेकिन खाप एक कम्युनिटी फीलिंग भी थी, उसमें लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आज उस तरह के ढांचे नहीं रहे। गांव में जिसको अकेलापन कहते हैं या इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर इंडिविजुअल जो है खेती वाला है वो एकदम से आइसोलेटेड है, उसका कोई भाई के साथ लेना देना नहीं है, कोई उसको सपोर्ट करने नहीं आता। वो एक फ्रेगमेंटेशन जो हुआ है ग्रामीण समाज का, वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। नहीं, लेकिन अभी जो हाल में जो कुछ पॉलिटिकल ट्रेंड दिखे, जो राजनीति के रुझान, जैसे गुजरात का विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो वहाँ बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ, खासकर जो देहाती इलाके थे वहाँ काफ़ी उनको नुकसान हुआ। और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए हैं कई, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी, वहाँ बीजेपी को हार उसका मुँह देखना पड़ा। इसको एक इस रूप में इसकी व्याख्या की गई है, इंटरप्रेट किया गया है कि जो रूरल क्राइसिस है, जो रूरल डिस्ट्रेस है, वो आज की सत्ताधारी पार्टी को महंगा पड़ रहा है। और उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी जब उनका AICC मार्च में हुआ था तो शायद लंबे समय बाद उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से रेजोल्यूशन पास किया। तो क्या यह सब, ये जो संकेत हैं, आपको राजनीति की सोच बदलने का कोई, इसको आप संकेत के रूप में नहीं देखते हैं? है भी सही और नहीं भी है। एक तो ये है कि किसान आज के ज़माने में भी काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोग खेती से के साथ जुड़े हैं या खेती खुद करते हैं। पर ये मान के चलना कि गांव और खेती एक ही बात है, ये गलत है। ये जो हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव बन के आ रहा है, जो भी गांव में रहता है वो खेती करता है, ये नहीं है सही भी। खेती में जो लोग गाँव में रहते हैं, 1/3 से ज़्यादा लोग खेती नहीं करते। उसमें से 2/3 जो लोग हैं या तो लोकल लेवल पर भी नॉन फार्म इकोनॉमी ग्रो कर रही है। डेप्रीवेशंस है रूरल एरियाज़ में, गांव में, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग हैं जो रहते गांव में हैं, शहर में आके टैक्सी चलाते हैं, रहते गांव में है, शहर में आके कारपेंटर का काम करते हैं, रहते गांव में है लेकिन शहर में आके मजदूरी करके शाम को वापस चले जाते हैं, रहते गांव में और शहर में आके बिजनेस करते हैं। बहुत तरह के काम हैं जो गाँव के लोग आज कर रहे हैं। लेकिन गाँव का एक उस तरह से अस्तित्व जो है वो बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा। खेती उसका एक कंपोनेंट है। जो एग्रीकल्चर के साथ रूरल वोटर को इक्वेट करना अपने आप में गलत फहमी है। उसमें कई सारे और डायनामिक्स होते हैं, कास्ट के डायनामिक्स होते हैं, लोकल इश्यूज जो होते हैं, अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं। सिर्फ वो खेती की आमदन को लेके इशू नहीं होते, वो एक सामाजिक इश्यूज भी होते हैं। उसमें कई लोकल लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको लेके भी इश्यूज होते हैं। तो ये सोचा जाए कि एग्रीकल्चर को लेके आप पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, वो दैट कैन बी वन ऑफ द नैरेटिव्स। और बाकी सारे इश्यूज हैं उनको भी लेके आना पड़ेगा। जो आज के बच्चे हैं, नए जनरेशन जो है, ज़मीन जिनके पास 20-20, 30-30 के लिए ज़मीन भी है, वो लोग गांव में नहीं रहना चाहते। वो पढ़े लिखे हैं, खेती है उनके पास, वो खेती छोड़ नहीं पा रहे। कुछ लोग तो शहर में आके वापस खेती में जा रहे हैं। जैसे हमारे ये EPW के इशू में भी 2 आर्टिकल शो कर रहे हैं कि वो एक प्रोसेस, नया यूथ जो है वो खेती में आ रहा है, लेकिन वो
ओल्ड तरह का किसान नहीं है, वो पेजेंट वाली मेंटेलिटी के साथ नहीं आ रहा। वो खेती में आ रहा है कि चलो ठीक है कुछ तो गुजारा चलेगा, और कल उसको मौका मिलेगा तो भाग जाएगा। वो चाहेगा उसके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, शहर में रहें। तो एक अलग किस्म का एक खेती जो है, उस तरह से उसको एक शहर से अलग से जोड़ के देखना वो भी गलत है। वो एक कंटिन्यूम है एक शहर का और गांव का। और ये जो हमारी कैटेगरीज हैं गांव शहर, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हमारे समझ को रोकती हैं बढ़ाने के बजाय। तो ये आपने जो समझ हमारे सामने रखी, अगर इसको बेस माना जाए तो आखिर क्या एजेंडा हो सकता है जिससे कि खेती और जो पूरा ग्रामीण समाज है, और अगर हम उसको और भी थोड़ा आगे बढ़ाकर कहें कि जो शहरों में भी रहने वाले डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, उनका भला हो सके, ऐसा क्या एजेंडा हो सकता है? नहीं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नीयत होनी चाहिए कि उनका भला करना है आपको। आज अगर देश को विकास करना है, आगे ले जाना है किसी न किसी तरीके, सबसे बड़ी बात होती है लाइवलीहुड की। और लाइवलीहुड में आपके पास रिसोर्सेज क्या है? आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सबसे बड़ा रिसोर्स आपका होता है ह्यूमन बींग्स। आप ह्यूमन बींग्स पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबसे बड़ा काम ये, उनके लिए क्या ज़रूरत है? उनकी सेहत होनी चाहिए अच्छी, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उनका रहन सहन के लिए घर होना चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए। ये सिंपल सी बातें हैं, इस पर बहुत सारा कुछ काम हो चुका है। अमर्त्य सेन जो बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया इन चीज़ों में, क्योंकि बांग्लादेश ने दिल लगा के इन्वेस्ट किया इन चीज़ों में। हम क्या कर रहे हैं, वो वापस कर रहे हैं। उनसे पहले जो हमारा छोटा मोटा हेल्थ का सिस्टम था, और ये स्टेट को करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। हर चीज़ को आप लिबरलाइज कर दीजिए, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दीजिए, उससे नहीं होगा। स्टेट के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करने की। आप पहली प्रायोरिटी दीजिए कि गांव का जो हर स्कूल है उसमें क्वालिटी एजुकेशन होगी। आज के गांव के स्कूल का जो टीचर है, उसको शहर के इंग्लिश मीडियम के स्कूल के टीचर से तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो पढ़ाता नहीं है क्योंकि माहौल नहीं है वहाँ पे। बच्चे जाते नहीं है पढ़ने के लिए, आते भी हैं तो गरीबों के बच्चे आते हैं, उनको परवाह नहीं है कि इनको भी पढ़ाना चाहिए। आप उस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाइए, आप लोगों को सेहत दीजिए, सिर्फ दवाइयाँ मत दीजिए। यहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ दिए जाते हैं। अब ये जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह में मैं रहा हूँ, वहाँ दवाइयाँ नहीं देते लोगों को, सेहत देते हैं। और सेहत के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन के लिए खुराक की ज़रूरत है, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। आपको सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। पानी क्यों नहीं आप प्यूरिफाई कर सकते, क्लीन वाटर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? बहुत पानी होता है इंडिया में, बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? एग्रीकल्चर में, जहाँ पे आप बिहार में जाइए, जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, विच इज़ वो सबसे बढ़िया ज़मीन है दुनिया की, लेकिन वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इरीगेशन में। आपका वहाँ एक साल फ्लड आते हैं, 2 साल ड्राउट आते हैं। तो आप ये नहीं है कि प्रायोरिटीज़ हमारे को पता नहीं है। प्रॉब्लम ये जो पॉलिटिकल विल की बात होती है, आपकी प्रायोरिटीज कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे डिसाइड कर रहे हैं? स्टेट को प्रो पीपल होना पड़ेगा, और सबसे पहली बात है ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्ट करना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसको अपनी जिम्मेदारी और अपना रोल, अपनी भूमिका और जिम्मेदारी दोनों बढ़ानी होगी। इसके लिए बढ़ानी होगी, और बढ़ानी होगी सही डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जहाँ पे मेजोरिटी रहती है, जहाँ पे हमारे 80% लोग रहते हैं। आज जो है प्राइवेटाइजेशन के साथ आप सिर्फ 20% के लिए काम कर रहे हैं। हर चीज को प्राइवेटाइज, हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दो, लोअर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दो, हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दो। तो मिनिमम गवर्नमेंट का जो एजेंडा है वो उसके साथ ये सारे काम नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है दुनिया में। कहीं चले जाइए, वहां पे ये काम नहीं हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट के साथ और ज्यादा आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे पहले से ज्यादा। प्रोफेसर जोधका, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।